हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखान नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एक्सरसाइज 2.1 के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है तथा कौन कौन नहीं है, कारण सहित बताइए। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यंजक दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं तथा कौन कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होने की शर्तें क्या हैं, यानी किस कंडीशन में जो हमारा व्यंजक होता है वो बहुपद होता है और किस कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो बहुपद होने की 3 शर्तें होती हैं। ठीक है, पहली शर्त होती है कि हमारा जो व्यंजक है उसमें जो चर राशि है, चर राशि की घात में ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई पहली शर्त। फिर दूसरी शर्त होती है चर राशि की घात में भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी चर राशि में अगर अंडर रूट होगा तो वो एक अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है घात में, तो घात में वो भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। घात में 1/2, 3/2, 4/5। ठीक है, तो दूसरी शर्त होती है चर राशि की घात भिन्न संख्या ना हो। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी शर्त होती है व्यंजक का कोई भी पद चर से विभाजित ना हो। चर राशि यानी x, y, a to z अल्फ़ाबेट से विभाजित ना हो कोई भी पद। ठीक है, ठीक है, दिए गए व्यंजक का कोई भी पद चर राशि यानी x, y, z अल्फ़ाबेट से विभाजित ना हो। अगर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। चर राशि की घात कोई भी भिन्न संख्या ना हो। अगर चर राशि की घात में, चर की घात में कोई भी भिन्न संख्या होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी चर राशि की घात में अगर ऋणात्मक संख्या है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला है आपका 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये बहुपद होगा क्योंकि इसमें ये तीनों शर्तें लागू होती हैं, यानी 8 है, ये हमारे एक अचर राशि है, तो ये बहुपद है। वो भी कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि दी ही नहीं हुई है, तो ये बहुपद है। अब ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्या है, √3x² - 2x। तो इसमें x हमारी चर राशि है और 3 और 2 अचर हैं। तो इसमें अंडर रूट तो आया है, परंतु अंडर रूट चर राशि में नहीं है, अंडर रूट हमारा अचर राशि में है, तो इसलिए ये भी एक बहुपद होगा। अगर यही अंडर रूट हमारा चर राशि में आ जाता तो चर की घात भिन्न संख्या हो जाती, तो ये बहुपद नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये अंडर रूट हमारा अचर राशि में आया है और चर राशि में धनात्मक संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को देखिए। ऑप्शन नंबर 3 में है 1 - √5x। इसमें भी रूट दिया हुआ है लेकिन अचर राशि में, चर राशि में नहीं है, चर राशि की घात +1 है, तो ये भी एक बहुपद होगा।
ये भी बहुपद है। अब ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलिए। इसमें क्या है, इसमें हमारा ये पद चर से विभाजित है, लेकिन ये x के घाते -2 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो x के घाते +2 हो जाएगा, यानी +5x + 7। इसमें x की घात में, चर राशि की घात में ऋणात्मक संख्या है, परंतु ये x बटे में, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद होगा। ये ऐसे हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको बटे में ऋणात्मक संख्या कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा है। तो क्या ये अब यहाँ पे ये बहुपद होगा? अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि x की घात में +2 है, x की घात में +1 है। ना ही चर राशि की घात में हमारी ऋणात्मक संख्या है, ना ही चर राशि की घात में भिन्न संख्या है, ठीक है। इस x की घात में +2 है, इस x के घात में 1 है, ठीक है। तो ये भी बहुपद होगा। बहुपद है। अब ऑप्शन नंबर 5 को देखिए। ऑप्शन नंबर 5 में क्या है, x - 2 और सेकंड ब्रैकेट में x - 4 और पूरे के बटे में x है, ठीक है। x - 2 x - 4। अब इसमें क्या है, हमारी तीसरी शर्त है, दिए गए व्यंजक का कोई भी पद चर से विभाज्य ना हो। और चर राशियां हमारी क्या होती हैं, x, y, z, a to z, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो x हमारी यहाँ पे चर राशि है और ये पद चर राशि से विभाजित है। और अगर इसको आप अलग भी करेंगे, इसका गुणा करा के भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 के बटे में x रहेगा, यहाँ पे x कट जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिया गया व्यंजक चर से विभाजित है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की। तो इसमें चर राशि हमारी x है, दिया गया जो व्यंजक है और पद है वो चर राशि x से विभाजित है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक। तो ये प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपका है, निम्न व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये व्यंजक आपके दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, तो जहाँ से हमारा प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ से पद अलग हो जाता है। जैसे इसमें हमारा प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये हमारा केवल, इसमें केवल एक ही पद है, इस व्यंजक में केवल एक ही पद है। और इसमें ये प्लस लग गया, यानी ये पद यहाँ से अलग हो गया, ये 2 पद हो गए। यहाँ पे प्लस लगा है, ये अलग पद हो गया, 1 2 3। इसमें ये त्रिपदीय व्यंजक है, इसमें हमारा प्लस का चिन्ह लगा है, एक पद ये है, एक पद ये है, ये द्विपदीय है, ठीक है। इसमें ये पद अलग है, यहाँ से प्लस लगा है, और ये पद अलग है, यहाँ से प्लस लगा है, ठीक है। अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा है किसी भी व्यंजक में, तो चाहे गुणे में कितनी भी संख्या लिखी हो गुणे के रूप में, वो केवल एक ही पद होगा, ठीक है। जहाँ से प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा वहाँ से पद अलग हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एक पदी। और ऑप्शन नंबर 2 है 1 2 3, यानी त्रिपदी, 3 पद हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, त्रिपदी। ऑप्शन नंबर 3 में कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, द्विपदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में कितने पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा,
त्रिपदी। और ऑप्शन नंबर 5 में कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो ये भी क्या होगा? द्विपदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 में कितने पद हैं? 2 पद, तो ये भी क्या होगा? द्विपदी। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 2 आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपका है, निम्नलिखित बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखिए। ठीक है, ये आपके बहुपद दिए हुए हैं, इनको उनके मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बात करें बहुपद के मानक रूप होते क्या हैं। ठीक है, तो बहुपद के मानक रूप यानी कि उसको या तो आरोही क्रम में लिखना होता है या तो आरोही क्रम में। और सबसे पहले चर राशि को उसके आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, फिर उसके बाद अचर पद को लिखेंगे, तो वो हमारा बहुपद का मानक रूप होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इसको लिखते हैं अवरोही क्रम में। ठीक है, यानी सबसे पहले बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात। अचर पद हमारा इसमें क्या है? y। अचर पद y है। y की सबसे बड़ी घात क्या है? y के पावर 6। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पहले y के पावर 6। फिर उसके बाद कौन सा पद है? 7y के पावर 5। y के पावर 6 के बाद क्या आएगा? 7y के पावर 5। तो इसको लिख देंगे माइनस का है वो 7y के पावर 5। फिर इसके बाद अचर पद की घात के घटते क्रम में इसके बाद क्या है? -4y के पावर 4। -4y के पावर 4। फिर इससे कम में क्या है? क्या y क्यूब वाला कोई पद है? y क्यूब वाला कोई पद नहीं है, तो इसके बाद क्या आएगा? फिर 3y के घाते 2। ठीक, तो ये प्लस का है तो प्लस लगा देंगे 3y के घाते 2। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद अचर पद वाला y के घात 1 वाला है, तो ये वाला आएगा √5 y। इसके बाद अब क्या बचा है? इसके बाद बचा है हमारा एक अचर पद 6, तो ये आ जाएगा इसके बाद अचर पद। ठीक है, अगर आप इसको अवरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे बाद में अचर पद आएगा, क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या होगी। और अगर आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले अचर पद आएगा। ठीक है, तो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं तो भी सही होगा, तो भी बहुपद का मानक रूप ही होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो ऑप्शन नंबर 2 में चर राशि क्या है? x है, और x की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? ये x के पावर 7। फिर इसके बाद इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? ये -5x के पावर 6। ठीक, फिर इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? x के पावर 5 वाला कोई पद नहीं है, तो क्या आएगा 5 के बाद? ये -7x के पावर 4, तो इसको रख देंगे। इसके बाद आएगा +2x के घाते 3। इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? -x के पावर 2, तो ये आ जाएगा -x के पावर 2। ठीक है, अब अचर पद वाले सारे हो गए, x वाला और कोई पद नहीं है, सारे हमने लिख दिए। इसके बाद क्या बचा? एक अचर पद बचा 1, तो उसको भी लिख देंगे। ठीक, तो ये इसका मानक रूप हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में चर हमारा क्या है? t है, तो t की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? ये है t के पावर 3। ठीक है, t क्यूब, तो ये आ जाएगा t क्यूब। फिर इसके बाद इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? ये 4t², तो आ जाएगा 4t²। फिर इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? ये 5t। ठीक, इसके बाद ये सारे चर राशि वाले पद हो गए। अब एक अचर पद हमारा बचा है +7, तो सबसे बाद में +7 आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 को भी कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में चर राशि हमारी x है, तो x की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? x के पावर 5 है पहले, तो उसको पहले लिख देंगे x के पावर 5। फिर इसके बाद इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है? 5x के पावर 4,
तो इसको लिख देंगे 5x⁴। फिर इससे छोटी घात वाला पद कौन सा है, ये 4x²। तो इसको भी लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस का 4x²। इसके बाद इसमें कोई अचर, इसके बाद ये है 5√5x, x के घात 1 वाला पद है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, फिर 5√5 और x। इसके बाद क्या बचा, अब इसके बाद अचर पद इसमें नहीं है, तो ये हमारे सारे पद हमने लिख दिए और वही क्रम में, ये इसका मानक रूप हो गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 आपका है, निम्नलिखित को एक अचर, रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें हमारी चर राशि नहीं होती है, केवल अचर राशि होती है, वो अचर बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, और द्विघात, जिस बहुपद की घात 2 होती है वो द्विघात, और जिस बहुपद की घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। और बहुपद की घात क्या होती है, जिस बहुपद में जो चर राशि दी हुई होती है x, y, z अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो उसकी जो अधिकतम घात होती है, जो उच्चतम घात होती है, वो उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें चर राशि हमारी क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में चर राशि x है और x की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 2। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, द्विघात। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, इसमें चर राशि क्या है, x है और x की घात क्या है, अधिकतम घात। इसमें एक ही पद है तो इसमें घात एक ही है, वो है 3। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात। ठीक है, और बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो इसमें चर राशि क्या है, t है। t वाला केवल एक ही पद है और उसकी घात क्या है, 1 है। t के घात में 1 है, घात में अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो उसको 1 मान लेते हैं, 1 होता है घात में। ठीक है, ये एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इसमें चर राशि क्या है, y है और y की घात क्या है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात। ठीक है, और बात करें ऑप्शन नंबर 5 की, तो इसमें देखो कोई चर राशि नहीं दी हुई है, केवल अचर पद है। ठीक है, केवल 3 दिया हुआ है, कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये कहलाएगा अचर। अब बात करें ऑप्शन नंबर 6 की, तो ये 2 + x, इसमें चर राशि x है और x के घात में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो घात में क्या होगा, 1 होगा। और ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। तो ये क्या हो गया, रैखिक। अब बात करते हैं इसके बाद ऑप्शन नंबर 7 की, तो 7 में अचर राशि क्या है, y है और y की जो उच्चतम घात है वो है 3। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात। ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो गया, त्रिघात। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 8 की तरफ। ये तो इसमें चर राशि क्या है, चर राशि है x और x की उच्चतम घात क्या है, 2 है। तो ये क्या होगा, ये होगा द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, द्विघात। अब बात करें ऑप्शन नंबर 9 की, तो इसमें एक ही चर राशि दी हुई है t और एक ही पद है, तो t के घात में 2। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 में है √2x - 1। तो इसमें चर राशि दी हुई है x और x की घात में क्या है, 1 है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक।
तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ठीक है, ये सारे आपके हो गए। प्रश्न संख्या 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 में एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आप 4 ही क्वेश्चन थे जो कि सारे कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।